हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट क्लास में हमने किया था पीवाईक्यू, प्रस्तावना और संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज भी हम वहीं से क्वेश्चंस लेकर आए हैं, संविधान सभा मेनली। तो जो भी चीज़ें इस एरिया से आ सकती है, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज रहे हो या संभावना जिन क्वेश्चंस की बनती है, वो सारे यहाँ पर कैटर करने की कोशिश की गई है। तो हम इस सीरीज को दो तीन और वीडियो के साथ आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको कर पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि लागू करने का निर्णय इसी दिन क्यों लिया गया। तो इनमें से चार ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें जो आपको फैक्ट्स याद करने हैं वो ये है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। लाहौर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था 1929 में। तो जो अधिवेशन थे ज्यादातर दिसंबर में होते थे, तो दिसंबर 1929 में अगर डेट मेंशन करनी है तो 3 दिसंबर है ये। 3 दिसंबर 1929 में रावी नदी जो थी, रावी रिवर थी जो, या रावी नदी थी, उसके किनारे तिरंगा या तट पर, ठीक है, तट पर तिरंगा लहराया था। और ये प्रण किया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, स्वाधीनता दिवस, ठीक है, ये पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930। तो ये जो डेट थी 26 जनवरी, ये बहुत ज्यादा पवित्र डेट हो गई उस दिन के बाद से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गई क्योंकि पहला स्वाधीनता दिवस इस दिन मनाया गया। अब क्या हुआ, हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, तो 15 अगस्त को अब हम स्वाधीनता दिवस मनाने लग गए, है ना। तो अब भाई स्वाधीनता दिवस तो 15 अगस्त को हो गया, तो 26 जनवरी का क्या औचित्य रह गया फिर। तो 26 जनवरी का औचित्य प्रूव करने के लिए क्या हुआ, वैसे तो हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, है ना, हमने आत्मार्पित कर लिया था, है ना। तो इसी दिन ये लागू हो जाना चाहिए था, पर वेट किया गया किस तिथि का, 26 जनवरी का। फिर 26 जनवरी 1950 को इसी कारण गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाया गया। ये रीजन था 26 जनवरी को मनाने का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य व्यापार व अंतरराज्य संबंधों की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत संघ से, या दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कनाडा से हमने लिया था संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था कनाडा के नजदीक है हमारे देश की। उसके बाद सोवियत संघ से हमने ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य, क्योंकि यूएसएसआर जो था उस वक्त बहुत अच्छे से काम कर रहा था, एक समाजवादी या साम्यवादी देश था, तो लोगों के कर्तव्यों पर ज्यादा फोकस था। ठीक है, तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से हमने लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली। संविधान संशोधन की प्रक्रिया या संविधान संशोधन का जो पैटर्न है वो हमने फॉलो किया दक्षिण अफ्रीका से। ओके, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से हमने वाणिज्य व्यापार वो अंतर राज्य संबंधों की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान प्राप्त की। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति, देखिए क्वेश्चन है जनजाति, जनजाति मतलब एसटी कम्युनिटी। तो यहाँ पर 3 कम्युनिटी की बात अगर हम करें, अगर आपको पता करना है कि इनमें कितनी सीट्स मिली थी, तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हो। एसटी के, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा संख्या मानी गई है यहाँ पे, तो 33। एससी के लिए जो रिजर्व थी या संविधान सभा में अनुसूचित
जाति के लिए जो सीट्स थी या सदस्य थे वो थे 26, ठीक है। ये 33 थे एसटी, तो इसका आंसर आ गया 33, और ये 26 थे नंबर्स में। और वुमेन कैंडिडेट्स थी वो थी 15, जिसमें कि मेन जो थी, मेन बता देती हूँ, वैसे 10 की 10 याद कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। एक तो लीला देवी थी, एक पूर्णिमा देवी थी, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल से नाम है, याद रख सकते हो, इसलिए मैंने मेंशन किए हैं। उसके अलावा है सुचेता कृपलानी जी, ठीक है, 15 है वैसे तो नाम। उसके बाद है सरोजनी नायडू जी, ये बहुत ही फेमस नाम है, ये आपको याद रहने ही चाहिए। फिर है विजय लक्ष्मी पंडित जी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये बाद में या उसी दौरान कहा कहना चाहिए, ये यूएन की जो सेक्रेटरीट होता है, स्पेलिंग गलत हो सकती है इसकी थोड़ा सा, तो यूएन की जो सेक्रेटरीट है उसकी जो अध्यक्षता थी वो इन्होंने की थी, ठीक है। ये फर्स्ट लेडी थी इंडियन हमारी। उसके बाद एक नाम और, एनी मस्क्रीन, ये जो थी ये दलित महिला थी, है ना। तो ये नाम काफी आ सकता है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट नाम है एनी मस्क्रीन, ठीक है। सुबह लक्ष्मी भी कई कई थी इसमें ना, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो पर ये मेन आप याद करोगे तो फिर आप क्वेश्चन आ जाता है तो कर पाओगे टैकल। तो 15 वोमेन थी संविधान सभा में, और अगर कहोगे तो मैं इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एससी कैंडिडेट्स थे 26 और एसटी थे 33, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस दिनांक को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका तो सिर्फ आपको डेट याद रखनी है। ये आएगा मई 1949, ये वैसे 3 मई था, ठीक है, 3 मई 1949। इस दिन हमने कहा कि चलिए हम भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते हैं। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कुल कितने समुदायों में बटा था? यहाँ पे बात हो रही समुदाय, समुदाय हमारे पास 3 थे, एक साधारण, एक मुस्लिम समुदाय, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पार्टीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समुदायों की बात हो रही है, ठीक है। और जो तीसरा था वो था सिख समुदाय। तो इसमें किसको कितनी सीट्स अलॉट हुई थी या कितने मेंबर्स थे वो, है ना। तो अगर हम बात करें उसमें, तो इसका आंसर तो आ गया 3, ठीक है। तो साधारण समुदाय में 213 सदस्य थे, और जो मुस्लिम समुदाय थे वहां से 79 इलेक्ट हुए थे, और सिख समुदाय से 4। तो अगर आप इनका टोटल करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 3 6, ठीक है, 1 8 9 और 296 मेंबर्स थे टोटल इलेक्टेड, ठीक है। ये 3 समुदाय थे और ये इलेक्टेड थे सारे के सारे। इसमें भी पता है आपको 294 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, और जो ये 4 थे, सॉरी, ये सारी ब्रिटिश इंडिया की थी 296, और 73 जो थे रियासत के थे। 9 9 18 और 7 93 थे, सॉरी। एक मिनट, लेट मी क्लियर इट, आप इसको रहने दीजिए, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा अभी नंबर एग्जैक्ट। 293 थे, आई थिंक 73 थे रियासत से। एक मिनट, एक सेकेंड, अभी मैं क्रॉस चेक करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो थे ना 389 मेंबर्स थे टोटल, तो 389 में से 296 थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 थे रियासतों से, ये रियासत से थे, और 296 थे ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसमें से 294 इलेक्टेड थे प्रांत जो ब्रिटिश इंडिया और स्टेट्स थे, और 4 थे कमिश्नरेट से, ये बीसीडी की फॉर्म में है ना, ये भी मैंने बताया था आपको, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो इसका आंसर हमने पिछले ही क्वेश्चन में कर दिया था, 15 वुमेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी कि जो प्रस्तावना में जितने भी आदर्श और उद्देश्य हैं, तो हमारे संविधान में उनकी व्याख्या कहाँ कहाँ पर हुई है? मूल अधिकार में, बिल्कुल सही। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, ये भी सही है। तो इन दोनों में ही हो रखी है। तो तीसरा देख लेते हैं क्या है, मूल अधिकार, यस।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यस। मूल कर्तव्य, यस। यानी कि तीनों में ही व्याख्या की गई है ये संविधान की प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्य की। तो आप इसका ऑप्शन आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। देखिए बात हो रही है गणतंत्र की। गणतंत्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। यहाँ पर ये सार्वभौमिकता की बात हो रही है ना, सार्वभौमिकता की बात हो रही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, हाँ ये इसका आंसर होगा। देखिए जो अगर हमारा हेड जो है, हेड ऑफ स्टेट जो कि राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन बेशक ना हो लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसका मतलब इलेक्ट तो हो रहा है ना। तो जब इलेक्शन होता है, वंशानुगत नहीं होता है, तो उसको कहते हैं गणतंत्र, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड की बात की जाए या ब्रिटेन की बात की जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर राजा है, प्रिंस है, किंग है, ठीक है। तो वहां पर वंश या वंशावली के द्वारा उनको आगे चूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर क्या है, वहां पर गणतंत्र नहीं है। लेकिन इंडिया में गणतंत्र है, क्यों? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में नहीं है, इंडिया में है, क्योंकि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्यों को कब शामिल किया गया? देखिए जुलाई और अगस्त में इलेक्शन हुए, है ना, इलेक्शन हुए, फिर सितंबर में गठन हुआ अंतरिम मंत्रिमंडल का। उसके बाद मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो थोड़े से एक तरह से अगेंस्ट थे शामिल होने के, पर बाद में वो मान गए। तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? क्रम, अब देखिए जब क्रम की बात आती है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एसएसपी याद रख लीजिए। एस का मतलब होता है सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक है, या सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। और नेक्स्ट एस का मतलब है समाजवादी, और पी का मतलब पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, लेकिन ये याद रखने के लिए आप एसएसपी याद रख लीजिए, है ना, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो एसएसपी याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले सार्वभौमिक सत्ता यहाँ पर है, फिर समाजवादी भी है, फिर धर्मनिरपेक्ष, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। देखिए एस एस पी, है ना, फिर लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, तो ये ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर ये नहीं है, देखो पहले गणतंत्र आ रहा है, फिर जनवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, तो ये यहाँ पर कहीं पर भी एसएसपी नहीं आ रहा, एस यहाँ पीछे आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ पी आ रहा है, यानी कि तो पी एस एस की सीक्वेंस बन रही है, तो ये नहीं है। यहाँ पर एस आ रहा है, एस समाजवादी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में जनवादी आ गया है, पी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी सीक्वेंस नहीं बन रही, मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। देन सार्वभौमिक सत्ता, यहाँ पर भी एस आ रहा है, यहाँ पर बाद में फिर जनवादी आ गया और यहाँ पे पी आ गया, यानी कि एस पी, और फिर यहाँ पर एस आ रहा है, तो एस पी एस तो सीक्वेंस ही नहीं है। तो ये भी देखो, आपने सिर्फ एस एस पी याद किया, उसी से सारा क्वेश्चन आपने सही कर लिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? देखिए जो अंबेडकर जी थे वो 2 बार चुने गए थे। इसके पीछे जो बड़ा रीजन था वो था जो विभाजन था, विभाजन से पूर्व उनका और विभाजन के पश्चात उनका निर्वाचन हुआ था। जो विभाजन से पूर्व जो हुआ था वो बंगाल से उनका निर्वाचन था, उनकी सदस्यता बंगाल से थी। और विभाजन के बाद क्योंकि बंगाल की सीट चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, जो हिस्सा जिससे ये चुने गए थे वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इसलिए अब ये कैंसिल होगी सदस्यता। फिर विभाजन के बाद इनका सिलेक्शन हुआ या इलेक्शन हुआ, वो हुआ था पुणे से, ठीक है, पुणे यानी कि बॉम्बे। तो क्वेश्चन में पूछा है पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पहली बार हुआ था बंगाल से, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की मांग के क्रम में प्रथम औपचारिक प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान निर्माण की बात हो रही है, उसकी मांग की बात हो रही है कि संविधान बनना चाहिए, उसकी डिमांड हुई थी पहली बार औपचारिक प्रस्ताव द्वारा, और ये प्रस्तुत किया था मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी एम एन रॉय ने।
कब किया था, ये क्वेश्चन भी आता है 1934 में। तो एक औपचारिक प्रस्ताव, देखिए बोला तो कई बार गया कि हमें अपना संविधान खुद बनाना है, तो डिमांड भी की गई वर्बली, बट एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 1934 और वो एम.एन. रॉय ने किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है संविधान सभा में मुस्लिम समुदाय के कुल कितने लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। तो ये था 79। अब यहाँ भी क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है, मुस्लिम लीग या पार्टीज की बात नहीं है। तो मैंने पीछे भी बताया था 3 समुदाय थे मेनली, एक था साधारण, ठीक है, या सामान्य, एक था मुस्लिम और एक था सिख। 3 समुदाय के लोगों से हमारी संविधान सभा बनी थी। साधारण से 213 मेंबर थे, मुस्लिम लीग से 79 थे और सिख से 4 थे, और ये सारे टोटल मिलके बन गए थे 296। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है। क्वेश्चन है समवर्ती सूची कहाँ से ली है हमने, यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है। तो इसमें जो समवर्ती सूची है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसके साथ अगर और क्वेश्चंस आए तो जैसे यूएसए से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन। स्विट्जरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी का सामाजिक नीतियों के संबंध में। देखिए डीपीएसपी हमने वैसे आयरलैंड से लिया है, पर सामाजिक नीतियों के संबंध में जो डीपीएसपी के बहुत सारे अनुच्छेद शामिल किए गए हैं वो स्विट्जरलैंड से इंस्पायर होकर लिए गए हैं। ठीक है, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से हमने कई चीजें ली है, संयुक्त अधिवेशन जो कि आर्टिकल 108 में है, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। आप सबको पता है अंतरिम मंत्रिमंडल जब जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ था उसी वक्त कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ था और अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है उसको शामिल किया गया। ये अंतरिम मंत्रिमंडल के साथ ही हमारी संविधान सभा का गठन भी हुआ। ठीक है, यहीं से निकल कर ही संविधान सभा जो ये जुलाई अगस्त के इलेक्शन हुए, यहीं से इन्हीं मेंबर्स ने चूज किया था संविधान सभा, यही लोग थे। तो 2 सितंबर 1946 को तो अंतरिम मंत्रिमंडल बन गया। उसके बाद मुस्लिम लीग उस वक्त नखरे कर रही थी, तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग बाद में इसमें शामिल हो गई। ठीक है, मंत्रिमंडल में। ओके, तो मंत्रिमंडल में इनके 5 सदस्य थे। इनके पास जो पोर्टफोलियोज थे वो थे वित्त, रेलवेज, स्वास्थ्य, कानून और वाणिज्य। ठीक है, तो ये पांचों पोर्टफोलियो इनके पास थे। वित्त जो थे वो लियाकत अली जी इनके वो थे। रेलवेज और संचार और पोस्ट और एयर यानी कि एरोप्लेन वगैरह, अब्दुल रब निश्तार। ये नाम थोड़े से आप ध्यान रखेंगे तो याद रह जाएंगे आपको। देखिए याद रखना बहुत आसान है, वित्त तो लियाकत, लिया लेना यानी कि पैसा, पैसा यानी कि वित्त। अब्दुल रब निश्तार, अब देखिए तार है, ठीक है, तार यानी कि संचार की बात करेगा। ठीक है, और तार से ही चलता है रेलवे। ठीक है, और वायु इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखिए, देखिए नाम से देखिए गजन, गजनी यानी कि गजनी था बीमार, है ना, उस फिल्म में देखा तो उसका जो याददाश्त थी उसकी वो वीक थी, तो स्वास्थ्य के साथ जोड़ सकते हो इसको। उसके बाद था कानून, कानून मंडल, कौटिल्य को जोड़ोगे तो कानून की बात करते हैं, मंडल सिद्धांत की बात करते हैं, वो तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिर है चुंदरीगर, चुंदरी यानी कि चुंदरी का व्यापार करना, तो वाणिज्य से रिलेटेड है। तो ये 5 पोर्टफोलियो मुस्लिम लीग के पास थे जो कि 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे सरकार में, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और ये गठन कौन से मिशन के तहत हुआ,
कैबिनेट मिशन 1946 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्यों में डीपी खेतान का स्थान निम्न में से किसने लिया था? देखिए, ये चारों जो नाम है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं पूरे के पूरे 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उनके नाम मेंशन किए हुए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो टीटी कृष्णमचारी जी थे उनकी जगह डीपी खेतान ने ली थी, ठीक है। तो कृष्णमाचारी, खेतान और एन माधव राव की जगह ली थी वीएल मित्तर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री मैंने बात की पैसे की, पैसा लेना यानी कि लियाकत अली, तो ये वित्त मंत्रिमंडल है उनके पास। अब चुंदरी यानी कि चुन्नी, तो चुन्नी का क्या होता है? वाणिज्य, तो यहाँ पे वाणिज्य, ठीक है। अब ये जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, आर के षणमुगम शेट्टी। ये जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही पहला बजट पेश किया था। क्योंकि वित्त मंत्री थे तो पहला बजट भी पेश इन्होंने ही किया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पहला बजट या पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? वो थे षणमुगम शेट्टी। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुता का विचार निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, ये ना मैं पहले से इसलिए लिख कर ले आई हूँ, कई बार मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ या मैं बताना भूल जाती हूँ उस सीक्वेंस में, तो पहले से मैंने लिख लिया कि जो कि आपके कुछ जो भी फैक्ट्स है वो छूटे ना, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। तो बंधुता का विचार, देखिए बंधुता सबको पता है कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना, फ्रांस की क्रांति में एक तो बात हुई थी समानता की, स्वतंत्रता की और बंधुता की, है ना, ये तीनों थे। तो ये इनमें से हमने जो लिया है वो बंधुता को लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना है वो लिया, और राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ये जो फैक्ट है या ये जो बात है वो भी हमने अडोप्ट किया आयरलैंड से। तो अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन लिया, और जापान से जो विधेयक होता है उसको जो पाठन प्रक्रिया होता है, जैसे प्रथम पाठन होता है ना, फिर द्वितीय पाठन होता है ना, सदन के पक्ष पर रखा जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया हमने जापान से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका से प्रेरित है? ठीक है, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, कौन कौन से लक्षण है? फर्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, बिल्कुल सही है, हमने लिया है। मौलिक अधिकार, बार बार में आ रहा है क्वेश्चन, ये हमने अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, और ये कैसे होता है? इम्पीचमेंट से, है ना, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। जब महाअभियोग चलता है तभी हमारे जो न्यायाधीश है, चाहे वो सीजेआई हो, चाहे वो हाई कोर्ट जजेस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, है ना, ये सारे इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू ही हटाए जा सकते हैं। तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए, मूल अधिकार देखकर सबका दिमाग चलेगा कि सरदार पटेल आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उप समिति। देखिए, जो सरदार पटेल जी थे उनके पास कई पोर्टफोलियो थे, ठीक है। तो अब इतने सारे पोर्टफोलियो को इतने तो सिर्फ ये क्या करते थे? सुपरवाइज करते थे। लेकिन सुपरविजन के अलावा जो उप समितियां उन्होंने गठित की उसके भी तो अध्यक्ष होंगे ना। तो तीन मेनली जो इनके पास थी, एक तो थी एफआर की और एक थी माइनॉरिटी की, ठीक है, और एक था ट्राइबल एरिया का, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों सरदार पटेल के पास थी। तो जो एफआर की उप समिति थी, मैं उप समिति के अध्यक्ष की बात कर रही हूँ यहाँ पे, उप समिति अध्यक्ष इन तीनों के, तो एफआर के जो अध्यक्ष थे, एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट कौन देगा? कृपा होगी हमारी तो कृपलानी जी, जेवी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी के लिए देखो, एम फॉर माइनॉरिटी, एम फॉर मुखर्जी, तो एच सी मुखर्जी, ठीक है। तो जो ट्राइबल में दो आए थे, एक तो थे ठक्कर
पूरा नाम मैं भूल रही हूँ, यहाँ पे ठक्कर जी थे, और एक थे गोपीनाथ बारदोलाई। तो जो बारदोलाई थे वो असम के थे, तो ये असम के जो क्षेत्र के एसटी थे या ट्राइबल एरिया थे, वो इस इनके अंडर आते थे। और ठक्कर साहब जो शेष भारत के ट्राइबल एरिया था, ये उस समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो सरदार पटेल जो है वो वैसे अल्पसंख्यकों मूल अधिकार के अध्यक्ष थे और प्रांतीय समिति के भी, ठीक है, इनके अध्यक्ष थे। लेकिन उपाध्यक्ष जो थे एफआर की कृपलानी, जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक के समिति के एच सी मुखर्जी, और ट्राइबल के थे गोपीनाथ बारदोलाई और ठक्कर साहब। बारदोलाई जो थे वो असम, क्योंकि असम नॉर्थ ईस्ट हो जाता था पूरा का पूरा, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो एरिया था वो उसके समिति के उपाध्यक्ष थे बारदोलाई, और जो ठक्कर साहब थे वो थे शेष भारत के। ठीक है, अब बात आती है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जहां पर भी संघ आएगा या संघ शक्ति, वहां पर जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाएगा। एच सी मुखर्जी माइनॉरिटी अभी बात हुई है। मूल अधिकार के उपसमिति अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को औपचारिक स्वीकृति दी? यहाँ पे बात हो रही है औपचारिक स्वीकृति की, बात हो रही है, गठन नहीं हुआ है इसमें, यहाँ पे सिर्फ अप्रूवल हुआ है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कब बात की गई? 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार टू भी कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू 1939 में हुआ था, तो उस वक्त जो अंग्रेज थे उनको भारतीय सेना की जरूरत थी, और भारतीय सेना तो खैर वो ले ही लेते थे अपने आप, बट उनको सपोर्ट की जरूरत थी, भारत के सपोर्ट की। तो सेना का सपोर्ट भी तभी मिलता है जब भारतीय लोगों का मिलेगा ना अच्छे से। तो ये सब लेने के लिए इन्होंने एक घोषणा की अगस्त प्रस्ताव के नाम पर। वर्बली इन्होंने कहा कि हम आपको, मतलब एक तरह से औपचारिक स्वीकृति दे दी कि हम आपके लिए, अगर हम जीतते हैं तो एक संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1940। देखिए 1946 जो है यहाँ पे कैबिनेट मिशन आ गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था और इसी के अंडर या इसी के अकॉर्डिंग हमारी संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक है, गठन हो गया था यहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट अप्रूवल था वो हमें 1940 में मिला। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति में कुल कितने सदस्य थे? यहाँ पे बात हो रही है संघ संविधान समिति, तो इसमें थे 15। ठीक है, तो संघ संविधान समिति में 15 मेंबर्स थे, और जो बाकी की समितियों में वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। 9 मेंबर थे संघ शक्ति समिति के, और दोनों के दोनों जेएल नेहरू के अंडर थी। उसके बाद प्रांतीय समिति जो कि पटेल साहब के अंडर थी, इसके अंदर 25 सदस्य थे। और जो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था संविधान का, और अभी भी है ये हमारे बहुत सारी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एफआर है। अगर यही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी है ही नहीं फिर देश में, है ना। तो इसमें मेंबर्स थे 54, इसीलिए सबसे लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट कमेटी थी एफआर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संवैधानिक सलाहकार माना जाता है? ये इजी है बिल्कुल, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। सलाहकार किसको माना जाता है? बीएन राव जी को। ये सबको आजकल ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है, तो ये सभी को पता है ये तो कि ये कौन थे, लेकिन इनको बनाया क्यों गया? देखिए ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ना, वैसे तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे ड्राफ्ट लिखे, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट था वो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि फर्स्ट हमारे शुरू में जो सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, है ना। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था सच्चिदानंद सिन्हा और बी एन राव दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, हमारे संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट अगर इसकी बात आए तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था। सेकंड इनके बाद बात आती है ये जो म्यांमार, जो यानी कि अभी म्यांमार है, लेकिन पहले इसका नाम था बर्मा।
तो ये जो देश है इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने ही बनाया था। संविधान निर्माण म्यांमार का BN राव ने किया था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो मैं सारे सदस्यों के नाम लिख कर लाई हूँ यहाँ पे, जो कि कोई कई बार क्या होता है, हमें याद भी होता है ना, तो कई बार स्किप हो जाता है कोई नाम, तो अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए मैंने लिख दिए ये सारे। पहले तो हम क्वेश्चन को कैटर कर लेते हैं कि प्रारूप प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन कौन थे। देखिए, अगर नहीं पता है ना आपको, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये सबको पता है ना, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कई कमेटीज थी, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, है ना। अब भीमराव अम्बेडकर के अंडर वैसे भी ये दोनों प्रोमिनेंट है, ये तो किसी के अंडर तो काम करेंगे ही नहीं वैसे भी, है ना, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है वो तो BN राव है, तो वैसे भी अंडरस्टूड है, तो ये दो नाम तो हो ही नहीं सकते। जहाँ पे सेकंड और फोर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये सेकंड फोर, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा C। इट मीन्स N गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। ठीक है, ये दोनों मेंबर्स थे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब जरा ध्यान देते हैं प्रारूप समिति के 7 जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। पहले पहले तो इनमें से ही है N गोपाला स्वामी अयंगर, सेकंड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब ये ऊपर भी लिख सकते हो, बट मैंने तो 7 मेंबर्स लिखे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था ऊपर नीचे। ठीक है, फिर थे TT कृष्णामाचारी, फिर है मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव एंड 7th इज KM मुंशी। तो ये 7 मेंबर्स थे। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होती ऐसी समितियों में, लेकिन जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमरावन, हेड थे। ठीक है, हेड ऑफ द कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति कईयों को समझ में नहीं आती, ये ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन इसमें जो 2 फैक्ट हैं जो बार बार में पूछे जाते हैं, वो कि TT कृष्णामचारी के बदले में कौन आया बाद में। तो ये कुछ टाइम तक रहे थे, बाद में इनकी जगह आ गए TP खेतान। ठीक है, और माधव राव की जगह पर आ गए BL मित्तर। ठीक है, देखिए आप स्टार्टिंग से अगर देखोगे जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उसमें कृष्णा का नाम जरूर है या उससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे गोपाल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कृष्णा आ रहा है, और यहाँ पर भी कृष्णा आ रहा है, और यहाँ पे माधव भी कृष्णा के नाम को, और यहाँ पर भी कृष्णा आता है केफ। तो इसका मतलब यहाँ पे सब कृष्णा, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर याद करना है आपने और सादुल्ला। ठीक है, ये बाकी के आपका काम हो गया है यहाँ पे। फिर आपने देखना है कि जो TT है, TT की जगह कौन आ गया, DP आ गया है ना। भाई TT रेलवे में होता है, उसकी जगह DP आ गया, दिल्ली पुलिस के तान, तो इसके इनके साथ ये आ गया। अब माधव है, M फॉर माधव, M फॉर मित्तर। ठीक है, तो इनकी जगह ये आ गए हैं, तो ईजी है इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नीतियों के संबंध में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो हम कर भी चुके ही है, आयरलैंड। यहाँ से हमने DPS भी लिया है ना। और अभी हमने पीछे किया था प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो भी यहीं से लिया है। इसके अलावा हमने किया था जो राज्यसभा के 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, वो भी यहाँ से हमने यहीं से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ये भी हमें पता है। उसके बाद स्विट्जरलैंड से हमने लिया है, फ्रांस से हमने लिया है फ्रेटर्निटी। चलिए, स्विट्जरलैंड से क्या लिया है हमने, पीछे भी किया है क्वेश्चन में, वो आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। तो इसका आंसर आएगा आयरलैंड। तो गाइस, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अभी हमने प्रस्तावना को कैटर किया है, इससे लास्ट PYQs में। आज हमने संविधान सभा को किया है। ठीक है, संविधान सभा। और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको मूल अधिकारों से संबंधित और सिटीजनशिप, ठीक है, और सिटीजनशिप, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लेकर आएंगे। और फिर उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उससे नेक्स्ट पोर्शन लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए, काफ़ी लंबी हो गई क्लास, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है क्लास। और जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत, मतलब ये समझिए क्रीम दे रही हूँ, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इनको रट लो, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।